अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वगैरह पाकिस्तान में काम कर रही है। हम उनके जो है ना प्रोसेसेस को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने जो है ना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसके जो है ना या अपने फीचर्स दे रहे हैं, अपने जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस को। तो इसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो हमारे यहाँ जो है ना काफ़ी ग्रो हो रही है, काफ़ी ग्रोथ कर रही है। अगर हम देखें तो कहते हैं कि टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास जो है ना कोई ऐसे खास हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं थी, और उसको प्लान करना भी बड़ा मुश्किल था हमारे पास। ठीक है, कि हम किस तरीके से जो है ना इसको डेवलप करेंगे, किस तरीके से हम इसको जो है ना इम्प्रूव करेंगे। इसलिए कहता है कि पाकिस्तान हैज़ वेरी वाइब्रेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग फार्मा इंडस्ट्री। At the time of independence in 1947, there was hardly any pharma industry in the country. Growth in sales national companies has been higher than the multinationals. It is essentially a low-cost generic market with large number of new generic medicines launched at higher unit price. ठीक है, क्या हमारे पास कहता है कि ग्रोथ जो हमारे पास नेशनल सेल्स हमारे पास कंपनी की इंक्रीज हुई। ठीक है, हमारे पास मल्टीनेशनल से तो क्या था कि कॉस्ट हमारी कम थी, क्योंकि पाकिस्तान अब हमारे पास जो है डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री हमारे पास डेवलप कंट्री तो है नहीं। तो हमारे पास लेबर और रॉ मटेरियल ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा लो प्राइस में हमारे यहाँ अवेलेबल होती है। तो ये चीज़ हमें क्या करता है, प्लस पॉइंट देता है, और हमें न्यू मेडिसिन और उसमें जो है ना एक अच्छी जो है ना प्लस पॉइंट एच प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारे पास हाई यूनिट प्राइस पे भी जो है ना प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, चार्ज होना शुरू हो गई है। तो इसलिए कहता है कि देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 650 कंपनीज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल मार्केट, out of which less than 30 are multinational companies. The pharmaceutical industry contributes approximately 1% to the GDP of Pakistan annually. Today, Pakistan has about 759 pharmaceutical manufacturing units, including those operated by 25 multinational present in the country. The Pakistan pharmaceutical industry meets around 70% of the country's demand of finished medicine. ठीक है, कि हमारे पास जो है यूजुअली अगर देखें तो हमारे पास 650 कंपनीज थी हमारी, ठीक है, जिसमें जो है ना 30 हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जैसे ग्लैक्सो स्मिथ और ये जो कि हमारे पास हो गई थी। ठीक है, बाहर की हमारे पास जो है ना कंपनीज बैठी हुई थी। लेकिन अगर जितना जो है ना हम देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ, तो हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है कि हम कहें कि 47% है, बल्कि इसका जो है ना हमारे लिए 1% जो है ना हमारी जीडीपी में इसकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एनुअली। और अगर आज हम जो है ना इसको रिसेंटली देखें तो हमारे पास हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना वो कहाँ तक पहुंच चुकी है। हमारे पास 759 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग तो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। 70% हमारे पास जो है ना क्या हो गया, कंट्री की डिमांड को जो है ना हमारे अपने ही फिनिश मेडिसिन जो है ना कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारे पास जो मल्टीनेशनल 25 रह चुकी हैं वो भी जो है ना हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, और वो भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है ना फुली यहाँ पे हमारे इकोनॉमी में कर रहे हैं। फिर हमारे पास कहता है कि द नेशनल फार्मा इंडस्ट्री हैज ग्रोन प्रोग्रेसिव ग्रोथ ओवर द इयर्स, particularly over the last decade. One decade, the industry has invested substantially to upgrade itself in the last few years, uh, and today the majority industry is following good manufacturing practices in accordance with the domestic as well as international guidelines. Currently, the industry has the capacity to manufacture a variety of products, ranging from simple pills to sophisticated biotech, oncology, and value-added generic compounds. ठीक है, कि हमारी नेशनल फार्मेसी जो है ना वो क्या कर रही है, रिसेंटली इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम देखें तो उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड हमारे पास बहुत हाई है। ठीक है, नई से नई इंडस्ट्रीज वगैरह, नई से नई मेडिसिन, और उसके ऊपर इनका फोकस बहुत ज़्यादा हो चुका है, और वो अपने प्रैक्टिसेस भी काफ़ी बेहतर तरीके से करें। ये नहीं रह चुका कि हमारे पास जो है ना सिर्फ एक जो है ना लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स सारी चीज़ें प्रोड्यूस करें, बल्कि एक हाई क्वालिटी जो है ना हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, और इंटरनेशनल गाइडलाइंस को भी वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना अपने लोकल गाइडलाइंस उनको दिए गए, बल्कि क्योंकि उनको जो है ना इंटरनेशनली भी ग्रो करना है। ठीक है, तो वो जो है ना इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सिर्फ इनका काम जो है ना मेडिसिन गोलियां वगैरह बनाना नहीं है, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी में उनके इंप्रूवमेंट्स, एजुकेशन अब हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से कैंसर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ऑन्कोलॉजी वगैरह। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना वैल्यू एडेड जेनेरिक्स, जेनेरिक कंपाउंड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं कि इन चीज़ों को जो है ना डाइवर्सिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि हम डिफरेंट किस्म के सेक्टर्स, डिफरेंट किस्म के इंडस्ट्रीज जो है ना डेवलप करना शुरू कर दें, और डिफरेंट किस्म के एरियाज को कवर करना शुरू कर दें। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और इसलिए कहता है कि ऑल दोस पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स आर एक्सपेंडिंग एंड इवॉल्विंग रैपिडली, about half of the population has no access to modern medicine. Clearly, this presents an opportunity, but much more work needs to be done by the government and industry stakes.
ठीक है कि अगर हम स्टिल देखें तो हमारे इतना जो है ना बड़ी कंट्री है, बहुत पॉपुलेशन है, ठीक है, तो बहुत से ऐसे एरियाज है जहाँ पे ये मेडिसिन वगैरह या बेसिक जो है ना फैसिलिटीज उनको जो है ना प्रोवाइड नहीं है, या फिर जो मॉडर्न हमारे पास मेडिसिन है वो तो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ठीक है, वही ओल्ड टिपिकल हमारे पास जो है मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्रीज के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बना के उन एरियाज को टारगेट कर सके और उनके लिए जो है ना इन चीजों को बेहतर करा सके। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना गवर्नमेंट और हमारे जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर बहुत एक ही लाइन पे होंगे तो फिर ये पॉसिबल है। अगर एक ही उसके ऊपर हम डिपेंड करें शुरू कर दें कि ये जो है ना गवर्नमेंट का काम है या फिर जो है ना सिर्फ प्राइवेट उनका काम है, तो फिर हमारे पास जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोनों को मिलके क्या करना है, ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी गैप एग्जिस्ट करते हैं उसको फुलफिल करना होगा, ताकि जो है ना ये बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है ना तमाम के तमाम लोगों को प्रोवाइड हो सके। इसलिए कहते हैं कि द फार्मास्यूटिकल मार्केट इन पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड बाय आईएमएस met June 2017 at rupees 300 billion, growing rate at 12%, 5-year compounded annual growth CAGR. The industry is dominated by local and national companies, which count for 2 by third of the market share, whereas multinational enjoy the remaining one third. Top 10 companies institute approximately 46% of the market shares, where up to, whereas top 50 share approximately 90% of the market. ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के थोड़ा सा हमें जो है एस्टिमेट्स वगैरह बताया गया, तो इसके जो एस्टिमेट्स हमारे पास जो है ना आईएमएस लेता है, जो हमारे पास क्या है 300 बिलियन हमारे पास मौजूद है, उसकी ग्रोथ रेट हमारे पास 12% चल रही है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इंडस्ट्री हमारे पास लोकल और नेशनल दोनों जो है ना उन चीज़ों के ऊपर हमारे पास क्या करे डोमिनेट कर रही है। 2/3 उनका जो है ना एक मार्केट शेयर है, जहाँ पे हमारे पास मल्टीनेशनल आ जाता है तो 1/3 शेयर पे वो फायदा उठा रहे हैं। टॉप 10 कंपनीज को अगर हम देखें तो उसका ओवरऑल जो है ना हमारे पास 46% हमारे पास मार्केट है। और अगर हम टॉप 50 शेयर्स को देखें तो फिर हमारे पास 90% का मार्केट में जो है ना काफी नाम है और शेयर को कैप्चर किया है। तो जैसे हमारे पास जो है ना फेमस हमारे पास देखें तो हमारे पास ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, तो वो रैंकिंग में फर्स्ट जा रही है, मल्टीनेशनल है। फिर इस तरीके गैट्स फार्मा है हमारे पास सेकंड नंबर पे, हमारी नेशनल है। ठीक है, सेमी फार्मास्यूटिकल हो गया, एबट हो गया, ये सारे के सारे उनकी रैंकिंग वगैरह हमें गिवन है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरीके से उनकी रैंकिंग हो रही है। नेशनल और मल्टीनेशनल भी हमें बताया गया है कि कौन सी हमारी अपनी लोकल है और कौन सी हमारे पास जो है मल्टीनेशनल है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास हमारे जो है ना नेशनल भी, वो भी जो है ना वो पीछे नहीं है, वो उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से मल्टीनेशनल भी वो लीड कर रहे हैं। सो कहते हैं कि देयर आर अराउंड 9,000 एक्टिवली मार्केटेड ड्रग्स इन पाकिस्तान सोल्ड एट लाइसेंस्ड premises on prescription. In addition, there is a large segment of over-the-counter products, multivitamins, pain, cold, एंड फ्लू रिलीफ। ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास 9,000 हमारे पास जो है ना लाइसेंस फार्मेसी जो है ना प्रोडक्शन कर रही है। उसके अलावा हमारे पास जो है काउंटर के जो है ना हमारे पास एक्सचेंज या जो है ना रजिस्टर्ड कंपनीज के अलावा हमारे पास जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो किस चीज़ पे ज़्यादातर है, पेन किलर्स और मल्टीविटामिन और किस्म की जो है मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लोग उसको परचेज करें यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन पाकिस्तान is strictly regulated by government. The Drug Regulatory Authority of Pakistan DRAP controls the registration of new medicines and new manufacturing sites. It also determines the maximum retail price of all medicine marketed in Pakistan. ठीक है, कि इसके लिए जो है ना आप देखें तो हेल्थ और उस पर तो कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को रेगुलेट करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें हमारे पास जो है ना इनके लिए अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है, जिसको हम ड्रैप कहते हैं, जो क्या कर रहा है कि इसके प्राइसेस भी डिसाइड करते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी साइट्स पे इसकी प्रोडक्शन की जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना जो हमारा डिपार्टमेंट है या जो हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई ड्रैप, वो फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद कहता है कि द पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मार्केट इज लार्जली एन आउट ऑफ पॉकेट मार्केट, healthcare spending mainly coming from individual personal saving. However, government provides free and low cost treatment at government hospitals and clinics. Although Pakistan does not have a national health insurance cover, the health insurance industry is gradually evolving to provide hospitalization coverage for the citizen. Public-private partnership in health sector has also increased, with several pharmaceutical companies working with government and NGOs to provide necessary access to medicine. अब जैसे हमारे यहाँ देखिए तो कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है ना वो डेवलपिंग कंट्री इतना जो है ना डेवलप नहीं हो चुका कि यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस और वो चीज़ें चलती रहे। तो अब रिसेंटली देखें तो हमारी इस नई गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है ना वो हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट किए, जिसमें जो है ना आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, कवरेज प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट किस्म की जो है ना लिमिटेशंस तक। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये मोस्टली फिर भी हमारे जितने भी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है या मेडिसिन और ये ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, वो सारी की सारी जो है ना हमारे पॉकेट से होती है, आउट ऑफ पॉकेट से होती है, अपनी जेबों से लोग जो है ना ये सारे के सारे स्पेंडिंग्स करते हैं। तो इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट को पाकिस्तान क्या करिए
कि वो जो है ना इसके ऊपर फोकस कर रही है कि प्राइवेटाइज हो या गवर्नमेंट हो या सेमी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करके जिस तरीके से भी हो वो अपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दे, हॉस्पिटल्स और बेसिक नीड्स लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दें और मेडिसिन को जो है ना इम्प्रूव करना शुरू कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ जो है ना पहुँच सके और वो इन बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। तो इसमें एनजीओज भी जो है उनके साथ वर्कआउट कर रही है। So कहते हैं कि pharmaceutical companies are geographically spread all over Pakistan. Pharmaceutical production units in provinces tend to concentrate in major cities like Karachi, Lahore, and Peshawar. Although numbers reflect that majority of firms are in province of Punjab, but in terms of production capacity, utilization, volume, and size of business, Karachi leads the way as far as pharmaceutical firms are concerned. ठीक है, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो है ना कराची लाहौर में ही सिर्फ जो है प्रोडक्शन की जाती है पाकिस्तान में। पेशावर का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी जो है ना काफ़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह मौजूद हैं, लेकिन स्टिल हम देखें तो कराची एक बहुत बड़ी सिटी है हमारे पास, वहाँ पे जो है ना हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, उसकी यूटिलाइजेशन भी उसी हिसाब से ज़्यादा चल रही है। तो वहाँ पे जो है ना हमारे पास स्टिल वो लीड कर रहा है फार्मास्यूटिकल फर्म्स को भी, ठीक है। और पंजाब उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है, थर्ड पे पेशावर आ जाता है जो क्या कर रहा है कि इन तमाम जो है ना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, मेडिसिन और उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है और इस इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में हेल्प आउट कर रहा है। तो सैलिएंट फीचर्स अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कौन से हैं? तो पहला हमारे पास सेल्स इंसेंटिव्स। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना कहता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर गिवन फिक्स सैलरी एंड वेरिएबल इंसेंटिव पे। हमारे यहाँ देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो ये प्रोवाइड करें लोगों को। सेल्स की जितनी भी जॉब है हमारे पास कहाँ होती है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होती है, कि उनको एक फिक्स अमाउंट जो है ना सैलरी की मिलती है, उसके अलावा उनको जो है ना रिमेनिंग जो अमाउंट है वो उसकी परसेंटेज पे है कि कितना वो जो है ना उसको सेल आउट कर लेते हैं, उनको उनके बेनिफिट्स मिलते हैं। जो जितना जल्दी जो है ना ज़्यादा सेल आउट करता है, जो अच्छी ऑफर लेकर आता है, ठीक है, उतना ही जो है ना उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि वो डॉक्टर्स के साथ बैठे उनके साथ डिस्कस करें, उनको जो है ना डिजीज के बारे में बताए, उनके जो है ना इन्फॉर्मेशन ले, फिर उसके ऊपर जो है ना वो वर्कआउट करके क्या करते हैं कि उनको उनके टारगेटेड मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और वो दूर से दूर इलाकों के साथ जो उनको असाइन किए जाते हैं वहाँ पे अपने सेल्स को परफॉर्म करते हैं। सेकंड कहता है कि जी पेमेंट्स टू ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्रैप, ठीक है, कि ट्रैप को भी वो कुछ स्पेशल पेमेंट्स करता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है ना कहता है कि सेंट्रल रिसर्च फंड आ जाता है कि एनुअल लीवाई ऑफ 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के जो है ना 1% प्रॉफिट टैक्स पे जो है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस उनको जो है ना प्रोवाइड किया जाता है। न्यू ड्रग्स रजिस्ट्रेशन फीस उनको पे करनी पड़ती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस उनको देनी पड़ती है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उनको दिया जाता है। अब अगर उनको लाइसेंस और इस किस्म के जो है ना पेमेंट्स और ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेगा तो फिर तो हर दूसरा बंदा जो है ना वो इस इंडस्ट्री में आता जाएगा, वो जो है ना मेडिसिन बनाता जाएगा, तो इसके लिए उसको रेगुलेट करने के लिए उनके लाइसेंस और इन चीज़ों का प्रोसेस बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कहता है कि पेमेंट्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, कि हमारे पास जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बैठी होती हैं उनको भी डिफरेंट किस्म की पेमेंट्स उनको करनी पड़ती हैं। ऑनररी जो है ना उनको पेमेंट्स की जा सकती है कि सिम्पोजिया, ठीक है, लोकल स्पीकर वगैरह बुलाया जाता है, राउंड टेबल डिस्कशंस वगैरह की जाती हैं ताकि उनको मेडिसिन रूट के बारे में बताया जा सके, ठीक है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास बैठी हुई है वो क्या करते हैं कि वो न्यू मेडिसिन और न्यू जो है ना बीमारी और उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना और फिर एक नए जो है ना फार्मूलाज डिफाइन करना, न्यू जो है ना ट्रीटमेंट्स निकालना, इनके ऊपर वर्कआउट करते हैं। और इसलिए कहता है कि हमारे जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या होते हैं कि वो इन तमाम पेमेंट्स को जो है ना बड़ा केयरफुली देखते हैं, उनके पर्पसेस को देखते हैं कि ये किस मकसद के लिए किया गया था, ऐसे ना उनके पास वो इस नाम पे जो है ना पैसे बनाते रहें कि जी हम जो है क्या करें, सिम्पोजियम जो है ना अरेंज कर रहे हैं या फिर जो है लोकल स्पीकर्स को बुला रहे हैं, तो उनका मकासद क्या है, जैसे डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ वगैरह जब आती हैं, ठीक है, या उनके लिए स्पेशल डेज जब आते हैं तो वो उन दिनों में क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है ना जैसे कैंसर डे हो गया और इस किस्म के डेज पे वो वहाँ पे जो है ना सेमिनार्स वगैरह लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करते हैं, लोग उनके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से ये इफेक्ट करती है लोगों को, क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे जो है ना पर्पजेस को वो देखते हैं, उसके बाद वो उसको पेमेंट देता है, रिलीज करते हैं ताकि वो एक पर्पसफुल जगह पे जो है ना वो इस्तेमाल हो सके। और ये कहता है कि पेमेंट्स टू एचसीपीज कैन नॉट बी मेड टू oblige or induce them to prescribe companies medicine and thereby sell increase। और इसका मकसद ये नहीं होता कि वो जो है ना अपनी मेडिसिन उससे बिकवाए कि यार हमारी मेडिसिन सेल आउट कर उसको प्रमोट कर, बल्कि वो ओवरऑल क्या करेगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, वो जो है ना लोगों को अवेयरनेस का फंक्शन परफॉर्म करेगा। कहते हैं कि फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव शुड स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल ऑफ सच प्रमोशनल एक्सपेंसेस स्पेंट इन कंसल्टेशन with the compliance and medical departments to ensure compliance with applicable laws and regulation। फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव जो है ना वो इन चीज़ों को भी देखेगा कि जो जितने भी प्रमोशन एक्सपेंसेस वो जो कर रहा है, ठीक है, वो एक लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जो है ना वो किसी इलीगल और चीज़ों के ऊपर जा रहा है जो क्या कर रहा है कि उसको मजीद फाइन और पेनल्टीज की तरफ लीड कर रहा है। तो इस चीज़ को एश्योर कराना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरीके से कहते हैं कि सेल्स इनवॉइसिंग, डिलीवरी एंड रिसिप्ट्स ऑफ कलेक्शन,
ठीक है। तो वो जो है ना अपनी मेडिसिन को सेल आउट करना, एडवांस पे देना डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और फिर उसको जो है ना सेल आउट करना, और फिर जब जैसे ही सेल्स कंफर्म हो जाए तो फिर उनसे पेमेंट्स वगैरह रिसीव करना, उनकी जो है इनवॉइसिंग करना, फिर अपने टाइम पे उन चीज़ों को प्रोवाइड करना, वहाँ पे जिस टाइम पे जिस डील हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करना, ये काम भी उसका है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं कि मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी प्लेज एन इंक्रीजिंगली important role in communicating scientific information to HCPs in an objective and ethical manner. It provides a medical education on latest clinical research, treatment guidelines, and new medicines, their medical benefits to patients, and any risk of side effects. ठीक है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करना, जो हमारे पास एचसीपीज हैं, जो हमारे पास हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू क्या है कि वो जो है ना लोगों को डिलीवर कराना, मकसद बताना, और एथिकल चीज़ों का ख्याल रखना कि वहाँ पे वो लोगों को बताए कि कौन सी ट्रीटमेंट्स किस तरीके से होती हैं, कौन सी न्यू मेडिसिन बनाई गई है, कौन सी जो बीमारियाँ किस तरीके से ओवरकम हो सकती हैं, क्या लेटेस्ट रिसर्चेस चल रहे हैं, उन चीज़ों का काम है उनका। क्योंकि पहले भी हमने कहा कि इनका काम ये नहीं है कि वो जो है ना कंपनीज के लिए जो है मेडिसिन बेचे, बल्कि इनका काम क्या है, लोगों को बताना, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, और जो है ना उनको साइड इफेक्ट्स बताना, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने आप को इन चीज़ों से बचा सके। अगर वो जो है ना इन चीज़ों को नहीं देखते, तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से वो जो है ना लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और उनको बताते हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, और किस तरीके से इन मेडिसिन जो है ना जो डिजीज है इनको ट्रीट किया जा सकता है। कहता है कि द डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन डेवलपिंग कस्टमर एंड पेशेंट insight about disease prevalence, their prevention and cure, translating evidence into meaningful information, as well as communicating it to doctors. Scientific information on the appropriate use of medicine and vaccines are also provided. ठीक है, जैसे हमने अभी देखा, हमने कहा कि जो है ना वो उनको बताता है कि किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है, कैसे जो है इनको क्योर किया जा सकता है, ठीक है, उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन देना, इन चीज़ों का काम में कैसे जो है ना वैक्सीनेशन को प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अगर हम देखें कोविड-19 में क्या था कि आपको जो है ना बताना, बार-बार जो है ना फिगर्स बताना, फिर ये चीज़ बताना कि जी मास्क वगैरह पहने, ये जो है ना इसके एप्लीकेशंस हैं, इसको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली रूल्स वगैरह फॉलो करें, ठीक है, ताकि जो है ना इसको ओवरकम कर किया जा सके। फिर वैक्सीनेशन जब आई, उसके बारे में आपको गाइडलाइंस दी गई कि क्या फ़ायदा है उसका, क्यों जो है वैक्सीन कराना चाहिए। तो ये जो है ना हमारे पास इनका मेन रोल होता है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। कहता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स आर अंडरटेकन टू डेवलप मेडिकल रिसर्च एविडेंस टू अंडरस्टैंड एफिकेसी ऑफ न्यू मेडिसिन्स इन ट्रीटिंग डिजीज। Clinical trials are research studies that how well new medical approaches work on people. ठीक है कि फिर जो है ना क्लिनिकल इन चीज़ों को देखना, टेस्ट करना मेडिसिन को, कि वाकई वो कितना ओवरकम करते हैं, कितना आपको जो है ना बीमारी वगैरह से बचा सकते हैं, कैसे जो है ना ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अब कोविड और उसकी जो है मेडिसिन हैं तो उसके बारे में बताना, न्यू ट्रीटमेंट जब आ जाते हैं तो उसके बारे में बताना कि जी फर्स्ट डोज जो है ना क्या फ़ायदा देगा, सेकंड क्या है, फिर उसके बाद जो बूस्टर डोजेज आ रही है, ठीक है, इन चीज़ों को क्यों लगा जो है ना यूज़ करना चाहिए, क्यों वैक्सीनेशन करनी चाहिए, उनको टेस्ट करना, क्या फ़ायदा है इनका, किस तरीके से जो है ना ये ट्रीट कर रही है डिजीज़ को, तो ये सारा का सारा काम इनका हो जाता है। और इसी के बेसिस पे कहता है कि जी pharmaceutical companies engage leading hospitals and approve clinical research organization for clinical studies and trials on a specific medicine efficacy in treatment of disease. Hospital enrolls volunteers and other patients into small groups or depending on medicine type and their development stage. कि जब वो मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो जहाँ पे वॉलंटियर वगैरह आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हम अवेलेबल हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर डिजीज जो है ना इस ट्रीटमेंट को टेस्ट किया जा सके, मेडिसिन को टेस्ट किया जा सके, तो वो क्या करते हैं कि उनको ट्रीटमेंट करते हैं और वो क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रिसर्च और वो सारा का सारा प्रोसेस R&D का, वो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है और उस मेडिसिन को डेवलप किया जाता है। इसके बाद हमारे पास कहता है कि रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, उसका रोल क्या है। तो हमारे पास कहता है कि नो हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड कैन डिलीवर ट्रीटमेंट एंड केयर टू पेशेंट्स विदाउट सप्लाई ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। बोथ हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज नीड टू वर्क टुगेदर ensuring affordable health care for all. ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ हॉस्पिटल ही काफ़ी नहीं है कि आप कह दो कि जी हमारे पास यहाँ पे जो है ना लेटेस्ट से लेटेस्ट मशीनरी वगैरह अवेलेबल है। जब तक आप जो है ना मेडिसिन भी सही से प्रोवाइड नहीं करोगे, क्वालिटी मेडिसिन नहीं दोगे, तब तक जो है ना आपके पास ये जो इंडस्ट्री है हेल्थ और ये चीज़ें इंप्रूव नहीं हो सकती। और इसको इम्प्रूव करने के लिए दोनों को एक साथ काम करना होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास फार्मेसी इंडस्ट्रीज में क्या है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, ठीक है, कि क्वालिटी मेडिसिन को तक एक्सेस पहुंचाना, ठीक है क्या? फिर हाई डिजीज और बर्डन ऑफर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टू फार्मा कंपनीज, ठीक है, जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पे लेटेस्ट हमारे या मॉडर्न हमारे पास मेडिसिन जो है ना पहुंची नहीं है, तो हम वहाँ तक जाके एक्सपेंड हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है, कि हमारे पास कहता है कि अकॉर्डिंग टू मैकिन्से स्टडी
With certain deregulation, Pakistan's export potential could reach $1 billion, which is currently less than $200 million in Pakistan. In India, pharma exports are more than $20 billion. ठीक है, बांग्लादेश और ये सारे के सारे क्या है कि वो हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करें मेडिसिन को, तो हमारे पास ये स्टिल एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे पास मौजूद है कि हम क्या कर सकते हैं कि अपनी मेडिसिन को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको जो है अप्रूव करा के उसको एक क्वालिटी पर जो है ना बना के हम आगे जाके स्प्रेड कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आगे ले जा सकते हैं ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब ये तो नहीं है, बीमारियाँ तो हर जगह पे होती है, डिफरेंट किस्म की नेचर की होती हैं, तो हमारे पास एक पूरी मार्केट मौजूद है जिसको हम मजीद ग्रो करके अपने नेशनली भी और इंटरनेशनली भी ले जा सकते हैं। चैलेंजेस कौन कौन से हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो प्राइस कंट्रोल्स हैं। ठीक है, तो प्राइस कंट्रोल हमारे पास जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। हमारे पास कहता है कि जी फार्मा इंडस्ट्री इज लार्जली इंपोर्ट डिपेंडेंट, continuous weakness of Pak rupees has resulted in high inflationary environment together with high utility cost. In such an environment, price controls hurts margin and industry attractiveness. ठीक है कि हमारे जितने भी जो है ना जो उसके रॉ मटेरियल वगैरह आ रहे हैं वो इम्पोर्ट किए जाते हैं, और हमारे पाकिस्तानी रुपीस इतनी डिवैल्यू हो चुकी है तो क्या कि वो उसकी वजह से वो क्या हो गया कि कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हमारी कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज होती जा रही है। So कहता है कि lower margin make certain medicines not viable to market for pharma companies, and they stop making them. That results in shortage of medicine and distress to patient. Several multinational companies have excited बिकॉज ऑफ लो मार्जिन। ठीक है कि हमारे पास जो है आप देखें तो जब मार्जिन कम हो जाते हैं तो हमें क्या कहा कि जब बेनिफिट ही नहीं रहा सप्लायर्स के लिए, तो वो जो है ना क्यों प्रोडक्शन करेंगे, तो वो अपने प्रोडक्शन को रोक देते हैं। प्रोडक्शन को रोकने की वजह से क्या हो जाता है कि मेडिसिन की शॉर्टेज आना शुरू हो जाती है, जो पेशेंट्स के लिए एक हेडेक बन जाता है, उनके लिए इन चीज़ों की प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि दे आर एडिक्टेड टू दैट मेडिसिन। तो जब उनको वो मेडिसिन वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो वो उसके लिए जो है ना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनाना शुरू कर देती है, और इसका फायदा कौन उठाना शुरू कर देती है, मल्टीनेशनल कंपनीज उठाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो लो कॉस्ट में उसको बना रहे हैं, वो लो कॉस्ट का फायदा उठा के मार्केट को लीड करना शुरू कर देते हैं। और ये कहता है कि recent introduction of inflation indexation pricing was welcomed by industry. However, new changes in price control would hamper timely price adjustment. कि हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास जो है ना इन्फ्लेशन जितना बढ़ रहा है हमारे पास, ठीक है क्या वो इंक्रीज होती जा रही है, तो क्या कर रहा है कि जो है ना इसकी वजह से हमारे पास नए प्राइसेस आ रही है कंट्रोल हमारे पास, ठीक है कि वो जो है ना क्या कर रहे हैं कि टाइमली इन चीज़ों को एडजस्ट करिए और इनको जो है ना इन्फ्लेट करने की कोशिश करिए कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और प्रॉपर तरीके से हम इंडस्ट्री को जो है ना ग्रो कर सकें, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास प्राइसेस वगैरह इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सप्लायर्स के लिए वहाँ पे वो जो है ना बेनिफिट आना शुरू हो जाता है, और सप्लायर्स का इंटरेस्ट वहाँ पे मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो इंडस्ट्रीज में वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उनको मार्जिन ज़्यादा मिल रहे होते हैं और वो उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। सेकेंड हमारे पास कहता है कि डिले इन न्यू मेडिसिन रजिस्ट्रेशन, इट टेक्स सिग्निफिकेंटली लॉन्गर टाइम टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स। डिले इन रजिस्ट्रेशन एडवर्सली अफेक्ट पेशेंट्स एक्सेस टू मोर इफेक्टिव न्यू ट्रीटमेंट्स। जहाँ पे अब मेडिसिन ड्रग्स वगैरह आ जाती हैं तो वो इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होती कि आप कहो कि हमने ये फार्मूला बना लिया और वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे आपके प्रपोजल को, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और फिर मेडिसिन को रजिस्टर कराना और उसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स के ऊपर जिक्र करना, ये भी उसके लैकनेस का सोर्स बनने हमारे पास एक चैलेंज कंसिडर होता है। कहता है कि delay also impacts profitability due to rupee erosion, increasing import cost. Companies that sometimes do not launch those products. Patients end up paying higher price for those medicine coming through the great channels. ठीक है कि हमारे पास क्या रहता है कि जब इतना टाइम ड्यूरेशन में लग जाता है और करेंसी तो आपकी जो है ना वो स्टेबल नहीं है, तो फिर उस वजह से मजीद उनका रॉ मटेरियल वगैरह एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाता है, उनको वहाँ पे वो चीज़ जो है ना फिर अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर ले, तो वो मेडिसिन को बनाना ही खत्म कर देते हैं, और या फिर वो क्या कर देते हैं कि वो जो है ना ब्लैक में उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं, और लोग जो है ना फिर वहाँ पे हायर प्राइसेस पे करके उस मेडिसिन को एक्सेस हासिल करते हैं। कहते हैं कि प्राइस एडजस्टमेंट फॉर न्यू मेडिसिन फॉर इंक्रीज एंड इम्पोर्ट कॉस्ट वुड इंश्योर अ फेयर मार्जिन एंड इंसेंटिव टू इंट्रोड्यूस न्यू रिसर्च बेस्ड मेडिसिन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर पेशेंट्स। ठीक है कि नए जो है ना प्रोडक्ट मेडिसिन वगैरह की जो है क्या हो जाता है कि हमारी इम्पोर्ट्स कॉस्ट जब बढ़ गई तो फिर क्या होगा कि जो है ना मार्जिन वगैरह को देखना और फिर चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना फिर रिसर्च और उस कॉस्ट को, तो क्या हो जाता है कि वो जो है ना मेडिसिन की इंडस्ट्री में नए नए मेडिसिन और इसका आना जो है लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो चुका है, ठीक है। पेशेंट्स को न्यू मेडिसिन और रिसर्च मिलना शुरू की इस इंडस्ट्री में, जब लोगों को जो है मार्जिन ज़्यादा नजर आना शुरू हो गया तो वो हर बंदा इसकी सप्लाई की तरफ आएगा और इससे बेहतर ही जो है ना किसको पहुंचेगी, कंज्यूमर्स तक, क्योंकि कंज्यूमर्स को एक न्यू मेडिसिन तक एक्सेस मिल जाता है। कहते हैं कि sourcing APIs and way forward, the pharmaceutical industry is highly dependent on import of active ingredients from neighboring countries such as industry, China and India. Reliance of local industry on India is estimated 60%. ठीक है कि हमारे पास जो है ना ज़्यादातर देखें तो हमारे जो है ना सोर्सेज कहाँ से आ रही हैं,
ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نا اس کے جو انگریڈینٹس وغیرہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے کہاں سے آ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا سے آ رہے ہیں. تو ہمارا جو اسٹیمیٹ اگر ہم دیکھیں تو لوکل ہمارا ریلائنس کس پہ چل رہا ہے, 60% ہمارا انڈین پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو ہے نا یہ جو پروڈکشن ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ ہمارے ایک چیلنج کا سورس بن چکا ہے کہ ہم جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں, اپنے جو ہے نا انگریڈینٹس کیسے ڈیولپ کرنا شروع کر دیں, ہم اپنے میڈیسنس کیسے امپروو کرنا شروع کر دیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کو کیپچر کر سکیں. لاسٹ میں ہمارے پاس جو انڈسٹری بچ جاتی ہے, دیٹ از آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن. ٹھیک ہے. آئل اینڈ گیس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں کافی جو ہے نا ریسورسز وہاں پہ موجود ہیں, کافی جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا کے بی کے میں دیکھ لیں تو کافی فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہے, کافی گیس اور اس کے ذخائر موجود ہیں. اس لیے کہتا ہے کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر پاکستان ہیز سین فینومینل گروتھ since the independence in 1947 when oil quantities produced were scarce. At that time, there was no gas production. Over the past half century, the petroleum industry has played a significant role in national development by making large indigenous gas discoveries. With looming energy crisis and ongoing growing demand for oil and gas in Pakistan, the exploration and production of oil and gas or upstream has garnered considerable interest from investors, both local and foreign. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو 1947 میں انڈیپینڈنس کے بعد تو ہمارے یہاں جو ہے کوئی ایسے خاص انڈسٹری نہیں تھی, اور گیس اس کی جو ہے نا کافی قلت تھی. لیکن پھر کافی ایکسپلوریشن ہوتی گئی, کافی جگہوں پہ جو ہے نا گیس وغیرہ کے ذخائر ملتے گئے, ان کے اوپر ورک آؤٹ کیا جاتا گیا. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اپنے لوکل جو ہے نا ریکوائرمنٹس کو پورے کرنے کی کوشش کرتے گئے. لیکن جیسے جیسے ہم دیکھیں تو پاپولیشن یوزیج زیادہ سے انکریز ہوتی جا رہی ہے, اور ہمارے پاس ان چیزوں کی کنزمپشن مزید بڑھتی جا رہی ہے, کارز, بائکس اور یہ ساری کی ساری دیکھیں تو جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے ان کی ڈیمانڈ میں بھی جو ہے نا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوا کہ جو ہے نا باقی لوگ جو ہمارے پاس فارمرز تھے یا لوکل تھے, ان کا انٹرسٹ بھی اس چیز میں زیادہ ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہاں پہ تو ہمارے پاس ایک اچھی مارکیٹ موجود ہے, ہم یہاں پہ جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ہم اس کی گروتھ کے اوپر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آئل اینڈ گیس انڈسٹریز کیٹیگرائزڈ انٹو تھری میجر سیگمنٹس, نیملی اپ اسٹریم, مڈ اسٹریم اینڈ ڈاؤن اسٹریم. کہ تین جو ہے نا کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پہلی اپ اسٹریم ہمارے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اپ اسٹریم سیکٹرز آر آلسو نون ایز ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن سیکٹر از associated with exploring and producing hydrocarbons, crude oil and natural gas. زمین سے جو ہمارے پاس ایکسپلوریشن کی جاتی ہے, پروڈکشن کی جاتی ہے, جو کروڈ آئل اور نیچرل ہمارے پاس کروڈ آئل اور نیچرل گیسز وغیرہ جو پروڈیوس کی جاتی ہیں, اس کو ہم سمپلی کیا کہتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس اپ اسٹریم سیکٹر. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے دیٹ از مڈ اسٹریم. کہتے ہیں کہ مڈ اسٹریم انڈسٹری انوالوز processing crude oil and natural gas into end user form. Therefore, the activities of oil refineries, fertilizer plants, and natural gas purification plants are included in midstream sector. A large part of midstream activities also include transportation and storage of crude oil and natural gas. Oil refineries refine crude oil into various different various types of petroleum products such as motor spirit, diesel, kerosene, oil, jet fuel, etc. Fertilizer plants convert natural gas into fertilizer, and petrochemical plants convert oil and gas into various petrochemical products. کیمسٹری میں جہاں پہ ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو ہے جہاں پہ پروسیسنگ ہوتی ہے کروڈ آئل وغیرہ نیچرل گیس میں, اس کو جو ہے نا اینڈ یوزر فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے, اسپلٹ کیا جاتا ہے کہ کون لوگ کس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے. پھر نیچرل گیس اور ان کے پیوریفیکیشن وغیرہ کا سارا کام پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس جو ہے نا موٹر اسپرٹ آ جاتا ہے, ڈیزل, کیروسین وغیرہ, آئل وغیرہ آ جاتے ہیں, تو ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب سمپلی ہمارے پاس کیا ہوا کہ فرٹیلائزر جو ہمارے پاس پلانٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں, نیچرل گیس کو فرٹیلائزر میں کنورٹ کرتے ہیں, پیٹروکیمیکل پلانٹس کنورٹ کرتے ہیں کسی میں آئل اینڈ گیس میں. تو یہاں پہ بیسیکلی ہمارے پاس جو فنکشن پرفارم ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس کنورژن کا ہے, کہ ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے نا کنورٹ کر دیتے ہیں, اس کو ایک یوزفل فارم میں لے کر آتے ہیں. جہاں پہ ہمارے پاس ڈاؤن اسٹریم سیکٹر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ڈاؤن اسٹریم سیکٹر انکلوڈز مارکیٹنگ ڈسٹریبیوشن آف ریفائنڈ آئل and gas to industrial, commercial, and residential end users such as power plants, petrol pumps, various industry and household. کہ ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ڈاؤن اسٹریم میں جب آ جاتے ہیں تو ہم نے کس طریقے سے اس کو مارکیٹ کرنا ہے, ڈسٹریبیوشن اس کی کرنی ہے کہ ہم اس کو کیا کہہ سکیں کہ انڈسٹریل کمرشل یوز تک لوگوں تک پہنچا سکیں اور وہ اس سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کہا کہ 3 میجر سیگمنٹس میں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. فرسٹ ہمارے پاس کیا ہوا, جہاں پہ ہم اس کی ایکسپلوریشن وغیرہ کر رہے ہیں اور پروڈیوسنگ کر رہے ہیں. سیکنڈ مڈ اسٹریم میں جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں کس چیز میں, ان کو اینڈ یوزر فارم میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس جتنے بھی کروڈ آئل اور نیچرل گیسز ہیں. تھرڈ میں پھر ہم اس کے جو ہے نا مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن پہ کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو ریفائن کر کے ایک انڈسٹریل کمرشل یوز تک اس کو پہنچا سکیں.
हमारे पास मेजर प्लेयर्स जो यहाँ पे इस सेक्टर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये एनआई पाकिस्तान है, मैरी पाकिस्तान हो गया, ठीक है, एमओएल हो गया, ओशन पाकिस्तान हो गया। तो इनके साथ इसका ये भी बताया गया कि कौन कौन सी हमारे पास हमारी लोकल कंपनीज मौजूद हैं, कौन कौन सी हमारे पास हमारी फॉरेन कंपनीज मौजूद हैं जो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो कहता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर इज अमंग द मोस्ट impactful sectors of Pakistan's economy. Total energy supply during 2019 was about 86 million tons of oil equivalent. To understand the impact of gas contribution, indigenous gas is about 35% of total energy supply. ठीक है कि हमारे पास यहाँ पे फिर उन्होंने इसके बारे में बताया कि 2019 के दौरान हमारे पास जो है ना 86 मिलियन टन जो है ना हम क्या कर रहे हैं, अबाउट जो है ना हम क्या करें इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसकी कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो काफी ज्यादा 35% जो है ना हमारे टोटल एनर्जी रिसोर्सेज में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद आ जाता है, हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे पूरा इसका जो है ना ऑयल एंड गैस का सप्लाई चेन बताए हुए कि किस तरीके से हमारे पास जो है ना अपस्ट्रीम इसका चल रहा है, ठीक है, किस तरीके से मिड स्ट्रीम हमारे पास चल रही है। तो हमारे पास जो है ना एलएनजी इंपोर्ट्स, गैस और इन चीज़ों को जो है ना पूरे प्रोसेस के साथ इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि किस तरीके से गैस डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर तक इसको पहुंचाते हैं, ठीक है, कमर्शियल इंडस्ट्रीज वगैरह इसको इस्तेमाल कर रही हैं, किस तरीके से हमारे पास पावर जनरेशन हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक चार्ट आपको दिया गया है कि किस तरीके से हम अपने जो है ना ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज को एनर्जी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से हम इसको आगे लेकर जाते हैं। कहता है कि पेट्रोलियम सप्लाई चेन हमारे पास कैसे वर्कआउट करता है, तो सेम हमने कहा कि इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, एक अपस्ट्रीम, एक मिड स्ट्रीम, ठीक है। और जो है ना अपस्ट्रीम में सेम हमारे पास वही है कि हमारे पास जो है ना कहता है कि पेट्रोलियम सप्लाई हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में वो स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, कराची से, ठीक है। क्रूड ऑयल और ये सारे के सारे वाइट ऑयल प्रोड्यूस जो है ना होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे लेकर जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो टैंक की जो इनकी फैसिलिटीज में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करना, उसको ट्रांसफर करना रिफाइनरीज तक, ये सारा का सारा काम हमारे पास इसमें किया जाता है। मिड स्ट्रीम में हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मार्केट को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वहां तक पहुंचाना रेलवेज और उसके थ्रू उन चीज़ों को जो है ना हम यूटिलाइजेशन करते हैं। और फिर हमने कहा कि डाउन स्ट्रीम हमारे पास क्या जाता है, कहता है कि डाउन स्ट्रीम देयर आर करंटली 7 रिफाइनरीज एंड 28 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमारे यहाँ बैठी हुई है जो क्या कर रही है, इसको प्रमोट कर रही है। गैस सप्लाई चेन किस तरीके से है, तो कहते हैं कि the gas supply chain of natural gas just like oil starts from the gas field, but it is relatively simple as compared to the oil supply chain. The gas explored and produced is transferred to two main gas utilities, Sui Northern Gas Pipeline and Sui Southern Gas Company, via pipelines for further distribution to end users. क्या अब यहाँ पे हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और उसके जो है ना कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं है। सिंपली क्या होता है कि वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर वो जो उसके पाइपलाइंस हैं, ठीक है, एसएनजीपीएल हो गया, एसएसजीसीएल हो गया, इनके थ्रू जो है ना आगे एंड कंज्यूमर तक इसको पहुंचाया जाता है। कहता है कि in comparison the supply chain of imported LNG start at the port Qasim Karachi. The LNG imported is regasified at the plants installed at the port. The regasified LNG is then transferred via pipelines to two utilities for further transmission. कि जहाँ पे हम जिक्र कर लेते हैं एलएनजी का, ठीक है, तो वो हमारे पास पोर्ट कासिम पे जब हमारे पास आती है तो वहाँ पे हमारे पास अपने प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो इंपोर्ट किया जा रहा है। तो फिर हम वहाँ पे उसको जो है ना मजीद रिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको जो है ना रिगैसिफाइड के पाइपलाइंस के जरिए से आगे हम उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लास्ट में इसके कुछ जो है ना हमारे पास सैलेंट फीचर्स बताए गए हैं, ठीक है, कि ऑयल एंड गैस के जो है ना एक्सप्लोरेशन कंपनीज के क्या सैलेंट फीचर्स हैं। तो पहले हमने कहा कि लैंड एक्विजिशन हो गया, ठीक है, कहते हैं कि लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द ईएनपी, ठीक है, एक्टिविटीज के हम जो है ना इसके एक्सप्लोरेशन और जो है ना प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास एक छोटी सी जगह पे तो नहीं हो सकते कि एक फैक्ट्री लगा ली या दो फैक्ट्रियां लगा ली और काम करना शुरू हो जाए, लेकिन हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ही जो है ना ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है जहाँ पे हम उसको जो है ना क्या करते हैं, प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। हम उसको जो है ना फिर उसके लैंड पे या परचेज करते हैं या रेंट आउट करते हैं या लीज पे लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं ताकि हम वहां से जो है ना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और उसकी फैसिलिटीज अपने जो है ना हम उसको सिक्योर करते हैं। कहता है कि acquiring land is quite intense work as sometimes the land is used for agriculture, industrial, residential purposes. Therefore, companies usually have a separate department for this. कि अब हम जो है ना एग्रीकल्चर लैंड को तो इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते या इंडस्ट्री को तो नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे वो चीज़ें बनाना शुरू कर दें। तो इसलिए एक टाइडी प्रोसेस बन जाता है हमारे लिए कि हम जो है ना इसको क्या कर सके, एक ऐसी एरिया ढूंढ सके जो क्या कर सके कि हमारे लिए जो है ना सूटेबल प्लेस हो जहाँ पे हम अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सके। सेकेंड हमारे पास प्रोक्योरमेंट, मोस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड
फॉर ड्रिलिंग एंड सेटिंग अप प्रोसेस फैसिलिटीज इम्पोर्टेड, क्योंकि लोकली तो ये चीज़ें बनाई नहीं जा सकती कि आप उसको ड्रिलिंग वगैरह उसके हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद हों। तो हमारा एम्फेसाइज किस चीज़ पे हो जाता है, हमारा मेजर एम्फेसाइज हमारे इंपोर्ट्स पे हो जाता है। ठीक है, उसके लिए टूल्स इक्विपमेंट्स और ये सारी चीज़ें लाना डिफरेंट कंट्री से, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना कस्टम ड्यूटीज और इनके ऊपर जो है ना चार्जेस लग जाते हैं, तो वो हमें जो है ना प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है। थर्ड हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी, अगेन जहाँ पे ऑयल एंड गैसेस का जिक्र आ गया तो मजीद रिस्की हो गया, मजीद जो है ना हमारे पास हेल्थ और उसके जो है ना गैसेस ये जो है ना हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इमरजेंसी में किस तरीके से हमें इसको सिक्योर करना है, किस तरीके से हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो उन चीज़ों के लिए हमने अपने एम्प्लॉयज़ को गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, हमने उनको फैसिलिटेट करना है ताकि वो लोग जो है ना सेफ एंड सिक्योर तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। इसी तरीके से हमारे पास आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, हमें स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है। तो इसके लिए एक एचआर डिपार्टमेंट स्पेशली आपको बनाना पड़ता है, जो क्या करेगा, इसके ऊपर वर्कआउट करेगा, आपके पास एक ट्रेन स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ को इकट्ठा करेगा ताकि ये फीचर बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सके। इसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, कि जैसे हमारे पास जो है ना टैक्स और ये चीज़ें तो इससे फ्री नहीं है, हम कहें कि जी हमारे पास इंडस्ट्री की टैक्स जो है ना बिल्कुल फ्री है, बल्कि इनको भी टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं, इनकी जो है ना प्रॉफिट्स और इनकी जो लॉसेस, ये सारी की सारी कैलकुलेशन करना, फाइनेंशियल प्लान्स बनाना, किस तरीके से प्रोडक्शन करनी है, इसके लिए हमारे पास जो है ना अकाउंट्स के डिपार्टमेंट का रोल अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनेंस और इनका वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है सोशल वेलफेयर। ठीक है, सो कहता है कि E&P activities in Pakistan are generally carried out in less populated and underdeveloped areas, which are in need of necessities such as water, electricity, clinics, schools, and colleges. E&P companies have contributed for the last many years. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ना, अब हमने कहा कि इसके लिए इस जगह पे तो हम नहीं बना सकते कि हम कहें कि मेन साइट्स पे हम इसको बनाना शुरू कर दें, बल्कि एक ऐसे एरियाज में वहाँ पे इसके साइटेशन की जाती है जहाँ पे हमारे पास जो है ना लेस डेवलप एरियाज हो, तो वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज बेसिक प्रोवाइड करते हैं, पानी, बिजली, इस किस्म के क्लिनिक्स उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग जो है अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो लास्ट कुछ ईयर्स में हमने क्या किया हुआ है कि प्रोविजन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर ड्रिंकिंग, साफ पानी लोगों को प्रोवाइड करना, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग स्मॉल हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज बनाना, और फिर वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड करना हेपेटाइटिस बी और सी के, ताकि लोगों की जो है ना हेल्थ बेहतर हो सके। तो इनका रोल सोशल वेलफेयर में भी ज्यादा है, क्योंकि वो सोशली भी जो है इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों के जो है ना ऊपर फोकस कर सकें, क्योंकि इनका काम सिर्फ जो है ना प्रोडक्शन नहीं करना, प्रॉफिट्स गेन नहीं करना, या जो है ना ऑयल एंड नीड्स को जो है ना फुलफिल नहीं करना, जहाँ पे जो है ना वो एक लेस जो है ना या डेवलप एरिया में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करना भी इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, और वो इनको कम्प्लीटली फुली फॉलो करते हैं और उनकी लाइफ को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जिक्र किया, डिस्कशन की हमने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि हमारी कंट्री में कौन कौन से ऐसे मेजर सेक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो कितना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारी जो है ना मेजर इंडस्ट्रीज जो है ना काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी पोटेंशियल उसमें मौजूद है और काफ़ी जो है ना हमारे एक्सपोर्ट्स और उसको कवर कर रही है। तो इसी तरीके से जहाँ पे हमारे पास जितना जो है एजुकेशन लेवल इंप्रूव होते जाएगा, हमारी इंडस्ट्री को जो है ना एक स्किल लेबर वर्कफोर्स मिलता जाएगा और उनका जो है ना जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इंक्रीज होता जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, और जो हमारे पास जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है वो मजीद जो है ना रिड्यूस होती जाएगी। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।